हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एनके एडुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल देखते हैं जो कि H है। मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है। वैलेंसी 1, रिलेटिव एटॉमिक मास 1, रिलेटिव एटॉमिक माफ़ कीजिएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास 2, एटॉमिक नंबर 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है जो कि पहला शेल के शेल में। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट ग्रुप में, एकदम फर्स्ट में रहता है हाइड्रोजन, फर्स्ट पीरियड में भी फर्स्ट ग्रुप में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। Hydrogen is the first element in the periodic table. Its atomic mass is 1 and it has only one electron in its valence shell. Therefore, it belongs to the first group and first element period of the periodic table. मतलब हाइड्रोजन जो है वो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसके उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में। और वो बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड में, जो वो अपने पीरियोडिक टेबल में। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द properties of hydrogen should be similar to those of other member of first group, but this is not the case. Ever since Mendeleev presented his periodic table, the position of hydrogen in the table has not has been matter of controversy and debate. मतलब हाइड्रोजन का कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। वो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में है पर उसका कोई तभी भी फिक्स प्लेस नहीं है। उसका हाइड्रोजन को लेके हमेशा कंट्रोवर्सी डिबेट होता रहता है। यहाँ तक कि मेंडलीफ ने भी अपने पीरियोडिक टेबल में किया था पर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट रखा था, पर फिर भी वो कंट्रोवर्सी और डिबेट में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ मेनली बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन resemble the properties of group 1 alkali metals while others are of group 17। मतलब हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ बिलोंग करता है, कुछ 17 के साथ, इसलिए डिबेट का कारण है। इसलिए उसको अभी तक कंट्रोवर्सी डिबेट होता रहता है। तो चलिए दूसरे पेज में चढ़ते हैं। नोट पहले, हाइड्रोजन शोज द डुअल नेचर सिंस इट रिसेंबल्स द alkali metals of group 1A and halogens of group 17A। मतलब हाइड्रोजन जो है तो वो दो प्रॉपर्टीज में डिवाइड होता है। एक ग्रुप 1A के साथ मैच होता है और ग्रुप 17A के साथ। दोनों का मतलब इक्वल इक्वल होता है डिवाइड। अब आता है सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में सबसे पहला ग्रुप 1 में क्या आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, कैल्शियम, फ्रांशियम। सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 है। देखिए वैलेंस शेल में 1 है। ये एक प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज़ है। अब दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है? वैलेंस शेल। ऑल एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब सबका ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। वैलेंसी भी सबका एक होता है। आयन फॉर्मेशन भी आयन फॉर्मेशन फोर्थ पे है। ईच ऑफ देम कैन फ्रॉम कैटायन दैट इज पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सबको मतलब बैलेंस हो जाने के लिए, मतलब पूरा एकदम परफेक्ट बनने के लिए अपना एक को डोनेट करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो वैलेंस बन जाए और जिसके द्वारा वो कैटायन बनता है। रिड्यूसिंग पावर, सबके पास रिड्यूसिंग पावर है। बोथ द एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट कैसे करता है? जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। कॉपर प्लस 2Na बैलेंस हो चुका है 2Na, तो वो प्रोड्यूस करता है कॉपर और सोडियम ऑक्साइड। बर्निंग आते हैं छठा पॉइंट। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब बर्न करता है हाइड्रोजन तो वो ऑक्साइड बनता है जिसको वाटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है H2 + O2 प्रोड्यूसेस 2H2O। यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा H के वजह 2।
हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कैसा साउंड में बर्न होता है? पॉप साउंड में। ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ डैश साउंड, पॉप साउंड। Alkali metals can also burns vigorously when heated in oxygen to form their respective oxide। जब alkali metals को बर्न किया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आग फैल जाता है। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, मतलब लिथियम जब फॉर्म होता है तो मोनोऑक्साइड होता है, सोडियम फॉर्म होता है तो पेरोक्साइड होता है। यहाँ देख लीजिए लिथियम का 4Li+O2 प्रोड्यूसेस लिथियम ऑक्साइड। बैलेंस कर दीजिएगा, जैसे लिथियम के सामने 4 और लिथियम ऑक्साइड के सामने 2। सोडियम फ्रॉम पेरोक्साइड, सोडियम के सामने, सोडियम का जो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड है उसके सामने 2 लगा दीजिए और ये जो हो जाएगा केमिकल फार्मूला बन सकता है। वाइल पोटाशियम, रुबिडियम एंड कैल्शियम फ्रॉम सुपर ऑक्साइड हैव द जनरल फार्मूला MO और वेयर M स्टैंड्स फॉर मेटल्स। जैसे पोटाशियम का K+O2 KO2 बनता है। अब आता है एक्शन ऑफ एयर। एल्काली मेटल्स आर सो रिएक्टिव दैट दे गेट टैनिश्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर। मतलब अगर आप मेटल्स को अगर ऐसे हाथ में रखेंगे तो वाटर वेपर के कांटेक्ट में, यानी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रहता है, उसके कांटेक्ट में आने से वो जलने लगता है। जैसे सोडियम। इक्वेशन आप देख लीजिएगा। अब आते हैं नोट में, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नोट, ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी alkali metals are always stored in an inert organic solvent such as kerosene। अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है वाई alkali metals are stored in kerosene oil। क्योंकि अगर आप उसको बाहर रखेंगे तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है जिसके कारण वो अपने आप जलने लगेगा। सातवां और आखिरी प्रॉपर्टी आता है ये सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड alkali metals का, जो कि है कॉम्बिनेशन विथ नॉन मेटल। Hydrogen as well as non-metal as well as alkali metals reacts with non-metal like oxygen, sulfur, chlorine to form respective compound। अब हाइड्रोजन भी एल्कली मेटल्स की तरह रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ। जैसे हाइड्रोजन वाटर फॉर्म करता है, H2S फॉर्म करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl फॉर्म करता है। सोडियम भी वैसे ही Na2O, सोडियम भी वैसे ही Na2O फॉर्म करता है, Na2S करता है, NaCl जो कि नमक कहते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल। अब आता है सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हैलोजन में भी जो रहता है उसके वैलेंस शेल में 1 रहता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है, 1 है, हीलियम में 2 है, और फ्लोरीन में 2 7 है, नियॉन में 2 8 है, क्लोरीन में 2 8 7 है, आर्गन में 2 8 8 है। वैलेंसी देख लीजिए, सबको बोथ है वैलेंसी 1, सबका वैलेंसी 1 रहता है। थस दे एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस। मतलब यहाँ पे सब लोग एक वैलेंसी गेन भी कर सकता है जो कि एनायन बन सकता है, ताकि वो स्टेबल हो जाए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लोग को एक्स्ट्रा मिल जाए ताकि उनको वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो जाए। अब थर्ड पॉइंट रहता है फॉर्मेशन ऑफ आयन। बोथ शो अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन, द आयन such they are 1 electron short of the nearest inert gas configuration। मतलब उन लोग को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का दरकार पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो H- हो जाता है, वहीं क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देते तो Cl- हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। बोथ हैलोजन एंड हाइड्रोजन आर नॉन मेटल्स, दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। ये जो नेगेटिव पार्ट आ रहा है ये नेगेटिव, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो लोग गेन किया है और एनायन बन जा रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बोलते हैं। फिजिकल स्टेट, लाइक हैलोजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन को स्पेशल बोल रहा है। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है वैसे हाइड्रोजन भी गैस है। अब एटोमिसिटी आ जाते हैं। हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब 2 एटम हो जिसका, जैसे हाइड्रोजन का 2 है, फ्लोरीन का 2 है, क्लोरीन का 2 है, ब्रोमीन का 2 है, आयोडीन का 2 है। उससे ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हैलोजन और हाइड्रोजन सेम हो। तो चलिए अब दूसरे पेज में बढ़ते हैं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ एल्कली एंड हैलोजन। पहला पॉइंट,
hydrogen atom has only one shell, but alkali metals and halogen have two or more shell. मतलब हाइड्रोजन का सिर्फ एक शेल है, पर बाकी सब हैलोजन और एल्कली मेटल्स का दो से ज़्यादा शेल है. ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, जो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन है वो जैसे H2O, वो न्यूट्रल ऑक्साइड है. ऑक्साइड्स ऑफ जो हैलोजन है Cl2O, Cl2O7, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये सब जो है वो एसिडिक इन नेचर है. और जो ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली होता है वो बेसिक होता है इन नेचर, जैसे Na2O, K2O. अब आता है हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था. तो डिस्कवर का क्रेडिट तो हेनरी कैवेंडिश को देता है, पर जो प्रोसेस को था वो स्टार्ट किया था रॉबर्ट बॉयल ने. उसने प्रिपेयर किया था ये गैस को 1672 में. अब 1672 में वो सक्सेस तो नहीं हुआ, उसको ही उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करके अपना ठीक करके, मतलब कुछ तो गलत हुआ था उसको ठीक करके हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर कर दिया था. और हेनरी कैवेंडिश ने सिर्फ ना केवल गैस को प्रिपेयर किया था आयरन से, डाइल्यूट एसिड से, बस उसने एस्टेब्लिश भी किया था कि एलिमेंट्री जो नेचर है, एलिमेंट्री नेचर को एस्टेब्लिश किया था. कैसे वाटर के द्वारा वाटर इज फॉर्म्ड, कैसे वाटर फॉर्म होता है गैस को बर्न करने से. और हेनरी कैवेंडिश ने यह हाइड्रोजन का सब नाम दिया था इनफ्लेमेबल एयर. क्यों इनफ्लेमेबल एयर नाम दिया था, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ इट्स कम्बस्टिबल नेचर. हाइड्रोजन कम्बस्टिबल नेचर का है. फिर 1783 में एंटोनी लावोइशियर ने यह इनफ्लेमेबल एयर को हाइड्रोजन का नाम दिया था. अब आते हैं अगले टॉपिक में, ऑकरेंस फ्री स्टेट. इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इज फाउंड इन ट्रेसेस इन अर्थ. मतलब हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में फाउंड होता है. वॉल्केनिक गैस जो होता है उसमें 0.025% हाइड्रोजन रहता है. अर्थ क्रस्ट में रहता है 0.98. अर्थ एटमॉस्फेयर में रहता है 0.01%. यहाँ तक कि सूरज, सन का एटमॉस्फेयर, स्टार्स का एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन एक लार्ज अमाउंट में रहता है. अब फ्री स्टेट होने के बाद कंबाइंड स्टेट आता है. प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. मतलब जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यू रहता है वो हाइड्रोजन के कंपाउंड से बनता है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्स रहता है. हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कंस्टिट्यूट ऑफ एसिड, एल्कली, हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन्स. मतलब हाइड्रोजन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें एसिड रहता है, एल्कली रहता है, हाइड्रोकार्बन्स रहता है, प्रोटीन्स रहता है. इन एडिशन टू दिस sugar, starch, petroleum product, protein, carbohydrate and also fats contains hydrogen. मतलब पेट्रोलियम, स्टार्च, शुगर प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब में, इस सब में रहता है. फैट्स में रहता है हाइड्रोजन. और वाटर में भी वाटर जो होता है उसका 11.1% जो वेट होता है वो हाइड्रोजन का होता है. अब आप प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे कर सकते हैं. हाइड्रोजन को प्रिपेयर आप दो प्रोसेस से कर सकते हैं. मतलब एक कोल्ड वाटर और मेटल से कर सकते हैं और एक हॉट वाटर और मेटल से कर सकते हैं. रिएक्टिव मेटल्स जो होता है उनको कोल्ड वाटर से किया जाता है. जैसे रिएक्टिव मेटल जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स एंड विल evolving hydrogen. These reactions are exothermic. मतलब वो हीट रिलीज करता है. सबसे पहला आ जाता है पोटाशियम. एक मिनट, हाँ चलिए. पोटाशियम when added to water floats on water. अब आप पूछ सकते हो पोटाशियम क्यों फ्लोट करेगा, कैसे पता चला. क्योंकि इसका डेंसिटी जो है 0.86 वो वाटर के डेंसिटी से कम है, और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो ऐसे जैसे ये कम है तो इसलिए ये फ्लोट करता है. और ये 62 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट करता है, फॉर्मिंग अ सिल्वर ग्रे ग्लोब्यूल दैट डार्ट्स अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द एयर. में मेल्ट करता है बस ये. द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड विगोरियस. मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है, और विगोरियस है, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विथ लिलाक कलर्ड. कौन सा कलर से, लिलाक. और जल्दी फायर कैच कर सकता है.
और जब फायर कैच करता है तो लिलाक कलर बन जाता है, लिलाक कलर का फ्लेम। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन एंड द सॉल्यूशन फॉर्मिंग इज कलरलेस सोपी एंड एल्कली। मतलब जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो देखा तो जा सकता है, पर सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है। सोपी मतलब साबुनी जैसे फेना, और एल्कलाइन होता है। अब आता है क्वेश्चन। अब पोटाशियम को आप ऐसे खुला में तो नहीं रख सकते, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में आप रखेंगे खुले एटमॉस्फेयर में तो उसमें वाटर वेपर रहता है, जिसके कारण उसमें आग लग सकता है। इसलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, हैंडल केयरफुली। और वो जो पोटाशियम को है उसको हाथ से नहीं छूते, उसको मतलब हाथ से मत छूइएगा, उसकी जगह आप अ पेयर ऑफ टोंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है सोडियम, पोटाशियम के बाद। सोडियम भी फ्लोट करता है वाटर में, क्योंकि इसका 0.97 है, मेल्टिंग पॉइंट है 97 डिग्री। इट मेल्ट्स फॉर्मिंग अ सिल्वरी ग्लोब, मतलब सेम जैसा विच डार्ट्स अबाउट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये भी मेल्ट करता है फॉर्मिंग अ सिल्वरी ग्लोब। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड लेस विगोरियस। मतलब इसमें, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा एक्सोथर्मिक था और विगोरियस था, हाईली था, पर इसमें आपका लेस एक्सोथर्मिक और लेस विगोरियस है। देखिए लिखा भी है एज कम्पेयर टू पोटाशियम। और यहाँ इक्वेशन है 2Na को आप अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन जो है रिलीज होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। 4th पॉइंट, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम। फायर भी कैच हो जाता है या जल्दी से, और ये गोल्डन येलो फ्लेम की तरह बर्न होता है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, मतलब हाइड्रोजन गैस का बबल प्रोड्यूस होता है, और वो जो बबल होता है वो भी कलरलेस होता है, स्लोपी होता है, और स्लाइटली वार्म होता है, हल्का सा गर्म होता है और एल्कलाइन होता है। नोट, सोडियम एमलगैम, एलॉय ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी। एमलगैम को क्या क्या है एमलगम? एलॉय ऑफ सोडियम विथ मर्क्यूरी है। एंड पोटाशियम एमलगम रिएक्ट स्मूथली विथ वाटर। जो पोटाशियम का एमलगम है वो वाटर के साथ स्मूथली रिएक्ट करता है। देयरफॉर हाइड्रोजन कैन बी सेफली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस एमलगम्स। इसी कारण से हाइड्रोजन सेफली प्रिपेयर होता है एमलगम से। अब आता है कैल्शियम। यहाँ पे उल्टा है, कैल्शियम सिंक हो जाता है। क्यों सिंक हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। रिएक्शन इज लेस विगोरियस देन सोडियम, मतलब पहले पोटाशियम में ज़्यादा विगोरियस होता था, उसके पोटाशियम में देखिए यहाँ पे ज़्यादा विगोरियस होता था, फिर सोडियम में उससे कम होता था, अब कैल्शियम में सबसे कम होता है। इक्वेशन देख लीजिए, कैल्शियम प्लस वाटर प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। Bubbles of hydrogen are liberated and the solution turns milky, turbid and alkaline। मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की टर्न हो जाता है, टर्बाइड और alkaline। इफ रेड लिटमस इज इंट्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। और इसमें अगर रेड लिटमस को अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे सॉल्यूशन में तो ब्लू टर्न हो जाएगा। नोट है, द सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सोडियम पोटाशियम एंड कैल्शियम टर्न्स रेड लिटमस ब्लू शोइंग देयर एल्कलाइन नेचर। मतलब रेड से ब्लू टर्न हो जाता है जो एल्कलाइन नेचर को शो करता है। अब आता है हॉट वाटर को मेटल के साथ एक्शन में। मैग्नीशियम मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये सब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर एंड फॉर्म्स अ बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस वो हॉट वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है और H2 यानी हाइड्रोजन। अब आता है मैग्नीशियम बर्न्स इन स्टीम विद एन इंटेंस वाइट लाइट। मतलब जब मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो एक वाइट लाइट निकलता है, इंटेंस, लिबर्टिंग हाइड्रोजन गैस एंड वाइट ऐश, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है वो एक वाइट ऐश है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रम्बल्स डाउन ड्यू टू हीटिंग, मतलब टूट जाता है, क्रम्बल हो जाता है। फर्दर एक्सपोजिंग मैग्नीशियम टू स्टीम रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आता है एल्यूमिनियम एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल्स।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, इट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू लिबरेट हाइड्रोजन। जो एल्यूमिनियम होता है वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ टू लिबरेट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच मेक्स इट इनएक्टिव। मतलब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फॉर्म होता है उसको इनएक्टिव बनाता है। देर इज़ नो फर्दर रिएक्शन ड्यू टू द ऑक्साइड कोटिंग। और इसके आगे कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये ऑक्साइड कोटिंग होता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इक्वेशन देख लीजिए, 2Al प्लस स्टीम 800 डिग्री में होता है सेल्सियस, मतलब बहुत गर्मी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन, इसको फिर बैलेंस हो जाता है। एट हाई टेम्परेचर हाउएवर द कोटिंग ब्रेक्स एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोजन। जब हाई टेम्परेचर होता है तब वो जो कोटिंग किया होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में वो ब्रेक हो जाता है और फिर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स कर देता है वाटर के साथ, जो कि लिबरेट करता है हाइड्रोजन को। अब आता है जिंक। इट इज़ इवन लेस रिएक्टिव, दैट इज इट रिएक्ट्स ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड एंड स्टीम इज पास्ड ओवर इट। मतलब जिंक बहुत लेस रिएक्टिव है, वो तभी रिएक्ट करेगा जब उसको हीट किया जाता है या तो स्टीम पास ओवर किया जाता है। और हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एंड जिंक इज कन्वर्टेड टू वाइट जिंक ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है और जिंक कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, Zn। जैसे यहाँ पे जिंक जो है वो कन्वर्ट हो गया ZnO के साथ। जिंक ऑक्साइड जो है येलो कलर का होता है व्हेन इट इज़ हॉट बट वाइट व्हेन इट इज कोल्ड। मतलब जिंक जब होता है गर्म होने से येलो और ठंडा होने से वाइट हो जाता है। याद रखिएगा, गर्म होने से येलो, ठंडा होने से वाइट, गर्म से येलो, ठंडा से वाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आयरन, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव देन जिंक है, बट रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम फॉर्मिंग ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब आयरन जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, बट जो रेड हॉट आयरन रहता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जो कि फॉर्म होता है ट्राइफेरिक टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन हुआ है, जो 3Fe प्लस स्टीम प्रोड्यूसेस Fe3O4 प्लस H2, और ये बैलेंस करने के बाद 4 यहाँ आगे जा जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3। ये जो रिएक्शन है वो होगा मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये रिवर्स भी हो सकता है। जैसे आपने ये रिएक्टेंट को ये प्रोडक्ट में फॉर्म किया, अब ये प्रोडक्ट इसमें भी बन सकता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इफ द हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को यहाँ पे टेरिफेरिक टेट्राऑक्साइड बोला जाता है। इस फॉर्म्ड इज रिड्यूस्ड बैक टू आयरन। अगर हाइड्रोजन जो फॉर्म हुआ वो अगर रिमूव नहीं किया जाएगा, जो आयरन ऑक्साइड है वो जो फॉर्म हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा आयरन, बैक टू आयरन, मतलब वापस आयरन में फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी एक नोट है, इन द बिगिनिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज स्लो since the speed of reaction is directly related to the mass of the reading substance। मतलब जो फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होता है और बैक आगे की तरफ रिएक्शन फास्ट होता है, पीछे की तरफ स्लो होता है। और जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली मास से रिलेटेड होता है ऑफ अ सब्सटेंस। एंड equilibrium that is attained through a chemical change is known as chemical इक्विलिब्रियम सॉरी। ये एक डेफिनेशन है जो कि आप याद कर लीजिएगा। एक नोट है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट्स विद स्टीम रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टेस्ट एज इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जो मैग्नीशियम के केस में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और वही जिंक और एल्यूमिनियम आयरन के केस में स्लो है। इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड जिंक द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। मतलब कुछ देर बाद ये जो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जिंक का रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? दिस इज बिकॉज द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द रेस्पेक्टिव मेटल्स। मतलब जो ये जो ऑक्साइड्स है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये मेटल्स के साथ चिपक जाता है और जो कि अलाउ नहीं करता है आगे स्टीम को आगे का फर्दर टू मेक कांटेक्ट विद द मेटल्स, जो कि अलाउ नहीं करता स्टीम को कांटेक्ट करने का मेटल्स के द्वारा। अब आता है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन नॉन मेटल।
पहले हम लोग पढ़े थे स्टीम का एक्शन मेटल्स में, अब पढ़ेंगे नॉन मेटल। अब कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक वाटर गैस CO प्लस H2 इज फॉर्म्ड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड। मतलब जब कोई स्टीम पास करता है एक रेड हॉट कोक को, तो वाटर गैस जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ये दोनों को कंबाइन करके वाटर गैस करते हैं। कार्बन प्लस वाटर प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी वाटर गैस। अब आगे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। यह एक एक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, आर्गन, गोल्ड। एजी माफ़ कीजिएगा, सिल्वर गोल्ड है, आर्गन नहीं सिल्वर है ये एजी, माफ़ कर दीजिएगा। वापस एक बार पढ़ लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये बस आपको याद करना है, तभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी काफ़ी हेल्प आ सकता है। ये आपको बस याद करना है। जैसे पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम से, मैग्नीशियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव, ऐसे करते फर्दर। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, पोटेशियम। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड। उसके बाद सिल्वर। ऐसे बस आपको ये बस चार्ट लर्न कर लेना है। और ये जो सीरीज़ है सेलाइन फीचर्स ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ये आपके सिलेबस में नहीं, देखिए नॉट इन सिलेबस लिखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट गैस। यहाँ पे डिस्प्लेस कैसे हो सकता है हाइड्रोजन, उस यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले देख लीजिए सीरीज में कौन कौन सा है। हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है, सोडियम कर सकता है, कैल्शियम कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, एल्यूमिनियम कर सकता है, जिंक कर सकता है, आयरन कर सकता है, लेड कर सकता है। ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो कर सकते हैं रिएक्शन से। पर अगर कॉपर का बात किया तो कॉपर नहीं कर सकते, मर्क्यूरी नहीं कर सकता, सिल्वर नहीं कर सकता, गोल्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वही खाली कर सकता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे वही लिखा है, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल्स है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Mg प्लस 2HCl प्रोड्यूसेस MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन अलग से फॉर्म हो जाएगा, ये सॉल्ट है। अब मैग्नीशियम को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर्म करेगा तो क्या होगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के साथ करेगा तो बस आप इक्वेशन बैलेंस कर दीजिएगा, ऐसे हम बोल दे रहे हैं, आपको इक्वेशन बैलेंस भी करना है। एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा तो एल्यूमिनियम AlCl3 बनेगा, हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड से करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा, हाइड्रोजन निकल जाए सेपरेट हो जाएगा। यही बस है सब का जगह। यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए सब में हाइड्रोजन सेपरेट हो जाता है प्रोडक्ट में, और ये Cl या SO4 के साथ रिएक्ट करके अपना सॉल्ट बन जाता है। अब आता है इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन जिंक इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड मेटल्स, अदर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब क्यों जिंक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में, इसका साफ रीज़न है। और उसके अलावा अदर मेटल्स को नहीं किया जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम ज़्यादा वॉलेंटली रिएक्ट करता है एसिड के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव रहता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, मतलब एल्यूमिनियम को रिएक्ट करेंगे तो वो कोटिंग फॉर्म कर लेगा, और ड्यू टू द कोटिंग Al2O3 डज नॉट गिव हाइड्रोजन विद द एसिड, मतलब कोटिंग के द्वारा वो हाइड्रोजन एसिड के साथ नहीं मिल पाता मिक्स। आयरन हैज़ टू बी हीटेड बट देन द हाइड्रोजन दस प्रोड्यूस्ड कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक हाइड्रोजन। अब आयरन को हीट करेंगे तो हाइड्रोजन के पास जो इम्प्योरिटीज़ रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड और
सल्फर डाइऑक्साइड वो अच्छे से नहीं कंटेंट कर पाएगा। लेड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स इनसॉल्युबल कोटिंग ऑफ लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड। मतलब लेड जो होता है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से वो कोटिंग फॉर्म करता है जो कि इनसॉल्युबल कोटिंग होता है लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड का। दस फर्दर रिएक्शन इज प्रिवेंटेड, इसके कारण आगे रिएक्शन ही नहीं हो पाता है। हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स दैट आर गिवन बिलो इन द एक्टिविटी सीरीज सच एज कॉपर। ये सब क्योंकि यहाँ पे ये कम रिएक्टिव होता है, जैसे हाइड्रोजन के नीचे ये सब है इसलिए कम रिएक्टिव है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए ना, कॉपर को अगर आप HCl के साथ करेंगे तो नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। आता अब इस 6A के आखिरी पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्काली। अब तुम एल्काली से कैसे इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब वही ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जिंक को अगर करोगे तो 2NaOH करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे जिंक क्या ऊपर है, मतलब नीचे है और Na ऊपर है, तो क्या ये डिस्प्लेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, एक साथ फॉर्म हो जाएगा, बस हाइड्रोजन अलग फॉर्म हो जाएगा और एक सॉल्ट बनेगा। जैसे 2-3 एग्जांपल, जिंक को अगर आप 2NaOH से करोगे तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। लेड को करोगे तो 2NaOH के साथ Na2 PbO2 के साथ करेगा सोडियम प्लम्बाइट। आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ये सब बैलेंस इक्वेशन एकदम याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली 2-2.5 घंटा ही मिलता है, 2 घंटे ही मिलता होगा मेरे हिसाब से, इसलिए आपको अच्छे से एकदम याद करके जाना है। 2Al प्लस 6NaOH जो कि फ्यूज होता है, बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन अलग से फॉर्म होता है। ये एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा। Oxides and hydroxides of zinc, lead and aluminum are amphoteric in nature। इस पार्ट में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, 30 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। अब इसको अगले पार्ट में करेंगे। एक्सरसाइज B को और एक्सरसाइज C को भी कंप्लीट कर देंगे एक पार्ट में। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा 1-2 दिन में आपके पास। तो अगर आपको वीडियो देखना रेडी रहने की नोटिफिकेशन आपको पाना उस वीडियो का, तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट में बताए, टाइप कर दीजिएगा, मैं पक्का हर एक कमेंट पढ़ूंगा और उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो आपको यहाँ तक देखे और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू। नेचर वो लोग ये जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ऑफ जिंक है, लेड है, एल्यूमिनियम है, वो एम्फोटेरिक होता है इन नेचर में। दैट इज़ वो रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ भी और एसिड के साथ भी, सॉल्ट बनता है। अगर मतलब वो रिएक्ट भी कर सकता है बेस के साथ भी एसिड के साथ भी, ताकि सॉल्ट दे सके और वाटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक ZnCl बनता है और वाटर बनता है। अब ZnO को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनता है और वाटर बनता है। तो एक्सरसाइज 6A में बस इतना ही था। अब आगे बढ़ेंगे 6B में।